साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम चल रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की दूसरी किताब के अध्याय 4 को समझने। अध्याय 4 है आपका भारत के विदेश संबंध। आप सब जानते हैं इस दुनिया में रहना है तो लोगों से रिश्ते रखने पड़ेंगे। बिना लोगों से रिश्ते रखे आप इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते। सरवाइव करने का सिद्धांत यही है कि आपको आज के समय पे सबकी जरूरत है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता, ना इंसान कह सकता है, ना ही कोई देश कह सकता है कि उसे आज किसी की भी जरूरत नहीं है। कब किसकी जरूरत पड़ जाए कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। आपको मेरी जरूरत है और मुझे आपकी जरूरत है। सबको सबकी जरूरत है, सबको सबकी जरूरत है। तो इसी प्रकार से भारत का भी अपना एक अंतरराष्ट्रीय संबंधों का इतिहास है, अपना एक अंतरराष्ट्रीय संबंधों का इतिहास है। आप सब जानते हैं कि भारत आजाद हुआ है 1947 को, है ना। लेकिन उससे पहले जिस सरकार ने यहां पर शासन किया है ना, उस सरकार ने भी भारत की एक अलग पहचान बनाई थी दुनिया में। तो उस पहचान के साथ हमें आगे बढ़ना था। हम पैदा हुए और हम दो भागों में टूट गए। हमारा आजाद होना और हमारा विभाजित होना दोनों एक साथ ही हुआ है। फिर से सुन लो, हमारा आजाद होना और हमारा विभाजित होना दोनों एक साथ ही हुआ है। और आप सबको पता है कि उस समय की वैश्विक राजनीति कैसी थी। वैश्विक राजनीति इसलिए मैं आपको याद दिलाता हूं क्योंकि हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों को चल रहे हैं समझने, विदेशी संबंधों को चल रहे हैं समझने, और अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति इस पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। आप सब जानते हैं कि जिस समय भारत आजाद हुआ है उस समय क्या चल रहा है, उस समय शीत युद्ध चल रहा है, जिसे कहते हैं कोल्ड वॉर, जिसमें दुनिया दो भागों में बटी हुई है। एक है आपका यूएसए और एक है आपका यूएसएसआर। एक है आपका यूएसएसआर। समझ नहीं बात। दुनिया इन दो खेमों में बटी हुई है। भारत आजाद होता है, भारत को अब अपने वैश्विक रिश्ते बनाने हैं। भारत गरीबी की गर्द में है। भारत में 90% लोग गरीबी की गर्द में हैं। 90% लोगों के पास 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं है। सिर्फ 13% लोग इस देश में शिक्षित हैं। 90% लोग गांवों में निवास कर रहे हैं। अब आपको भारत को बनाना है। और उस समय पंडित नेहरू इस देश की गद्दी पर बैठते हैं, इस देश की गद्दी को संभालते हैं और इस देश को आगे बढ़ाने का काम प्रारंभ करते हैं। अब आप समझिए, आज की परिस्थितियों के साथ अगर नेहरू को कंपेयर करा जा रहा है तो कंपेयर करने वाला और जो कंपेयर करता हुआ देख रहा है दोनों महा मूर्ख हैं। क्योंकि परिस्थितियां बिना समझे आप कंपैरिजन मत करिए, क्योंकि राजनीति परिस्थितियों के हिसाब से होती है। आज की परिस्थितियां अलग है, उस समय की परिस्थितियां अलग थी। अगर आज भी आप कहते हैं कि 60 साल पीछे क्या हुआ है, 60 साल पहले गरीबी नहीं थी, 60 साल पहले की आप परिस्थितियां भी तो देखिए ना। आज की परिस्थितियां 60 साल पहले की परिस्थितियों जैसी है। उस समय इंटरनेट का बोलबाला था, आज इंटरनेट का बोलबाला है। उस समय इतनी मशीनें थी जितनी आज है। बताओ भाई, नहीं है। तो फिर आप आज का कंपैरिजन 60 साल पहले के कंपैरिजन से कैसे करते हैं? और आप सबको पता है कि शीत युद्ध ने भारत की विदेश नीति को निर्मित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। क्योंकि शीत युद्ध के समय भारत ना अमेरिकी गुट की तरफ गया और ना ही सोवियत गुट की तरफ गया। भारत ने एक नया मूवमेंट खड़ा किया और वो मूवमेंट था नॉन अलायंस मूवमेंट, गुट निरपेक्षता का एक नया ही संगठन खड़ा किया। तो भारत ने अपने आप को एक नई शक्ति स्तंभ बनाया। आज भारत ने कितने युद्ध लड़े हैं भाई। जिस समय हम खड़े हो रहे थे उसी समय हमने 3 युद्ध लड़े हैं।
3 युद्ध, समझ में आई बात। 48 को तो मैं नहीं मानता युद्ध, लेकिन फिर भी 48 युद्ध में आता है। 48 के कारण भी हमें नुकसान उठाना पड़ा है। 48 किसके साथ है? पाकिस्तान किसके लिए? कश्मीर के लिए। फिर 62 पीठ पे छुरा भोंका है चीन ने पीठ पे छुरा भोंका है। हम उसे अपना दोस्त मान रहे हैं, भाई मान रहे हैं, और उसने हमारी पीठ पर छुरा भोंका। और वो भोंक इसलिए पाया क्योंकि क्या चल रहा था? शीत युद्ध का चरम बिंदु चल रहा था, क्यूबा मिसाइल संकट चल रहा था। और इस देश के अनपढ़ों को यह पता ही नहीं होता कि क्या है क्यूबा मिसाइल संकट। और अगर यह पता हो जाएगा तो वो गांधी को और नेहरू को इस हार के लिए जिम्मेदार कभी नहीं मान पाएंगे, क्योंकि ये बताना ही नहीं है इस देश की जनता को। समझ में आई बात? तो ये हुआ। फिर क्या होता है? फिर हम लड़ते हैं 1965 का युद्ध, फिर हम लड़ते हैं 1971 का युद्ध। पाकिस्तान समझ रहे हो आप? 99 तो बहुत, मैं मानता हूं 99 छोड़ दो अभी। तो इस समय काल में हमने इतने युद्ध लड़े हैं, और मैंने आपको बताया है एक युद्ध आपके 10 साल के विकास का पैसा ले जाता है। 10 साल के विकास का पैसा। और आपने 3 मेजर युद्ध लड़े, 3 बड़े युद्ध, अर्थात आप 30 साल पीछे चले गए हैं। 30 साल पीछे चले गए हैं। और आज के लोग बताते हैं कि नेहरू की नीयत में खोट थी। नेहरू की नीयत में खोट थी? अगर नेहरू की नीयत में खोट होती ना, इस देश में लोकतंत्र ही नहीं होता। उस व्यक्ति की नीयत में खोट नहीं थी। मैं मानता हूं गलतियां हुई हैं उनसे, लेकिन नीयत में खोट नहीं थी। अगर ये कोई कहता है तो वो अपने मुंह को देखे 2 बार आईने में, और फिर बताए कि नेहरू की नीयत में खोट थी, तो तू इतना बड़ा कैसे हो गया? तूने इस देश की आजादी भरी हवा में सांस कैसे ले ली? फिर अगर नेहरू की नीयत में खोट थी तो चाहते तो वो इस देश को सैन्य शासन तानाशाही बना सकते थे ना, बना सकते थे कि नहीं बना सकते? लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो लोकतंत्र में विश्वास करते थे। उनकी पूरी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती थी। और बिना पढ़े भारतीय राजनीति को कोई पंडित नेहरू पर सवाल ना खड़ा करे। मैं इंदिरा की 1975 की इमरजेंसी को कभी सही नहीं मानता, लेकिन मैं ये भी नहीं मानता कि इंदिरा देश से गद्दारी करती थी। ये कदापि नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि उस महिला ने इस देश के एकीकरण के लिए अपनी जान दी है। ये भूलना नहीं चाहिए इस देश को। इस देश के सबसे बड़े दुश्मन को 2 टुकड़ों में बांटा है उस महिला ने, और कोई नहीं कर पाया। समझ में आई बात? आज पाकिस्तान की स्थिति खराब नहीं हुई। पाकिस्तान की स्थिति खराब होने के पीछे उसके 50 साल पीछे किए गए कुकर्म है। और आज अगर भारत स्ट्रांगली खड़ा है तो 50 साल पहले, जो 60 साल पहले भारत की नींव डाली गई है, उस पे खड़ा है। समझ में आई बात? नींव मजबूत है भारत की, इसीलिए ये तल्ले पे तल्ला चढ़ता जा रहा है। और अगर नींव मजबूत नहीं होती तो तल्ले पे तल्ला कभी नहीं चढ़ पाता। इस देश की जनता को ये जानना चाहिए। तो पहला टॉपिक यही आता है, गुट निरपेक्ष नीति क्या है भारत की। गुट निरपेक्षता की नीति ने भारत की विदेश नीति को निर्मित करने में किस प्रकार की भूमिका निभाई है, यह सबसे पहला प्रश्न बनता है इस चैप्टर का, कि भारत की विदेश नीति के निर्माण में गुट निरपेक्षता की नीति की क्या भूमिका है। तो आप सब बताएंगे। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति ने भारत को एक संतुलन प्रदान किया, जिसके माध्यम से भारत ने दोनों महाशक्तियों को साधा, दोनों महाशक्तियों से फायदा लिया। भारत ने दोनों तरफ रहते हुए अपने हितों को साधते हुए अपने देश को आगे बढ़ाया। ये आप लिखेंगे अपने उत्तर में। समझ में आई बात? अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न आपका बनता है, चीन के साथ शांति और संघर्ष। चीन के साथ शांति और संघर्ष। चीन के साथ हमारे बहुत मित्रतापूर्ण रिश्ते थे।
हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगे थे। मैं मानता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने नेहरू जी को चेताया था कि नेहरू, इन पर आंख मूंद के भरोसा मत करना, मत करना, मत करना। पर नेहरू साहब ने यह सुना नहीं। उन्होंने इस चीज को नजरअंदाज करा। उन्होंने कहा कि दुनिया में हम सबको अपना दुश्मन नहीं बना सकते, अपने पड़ोसियों को खासकर अपना दुश्मन नहीं बना सकते। एक पड़ोसी तो हमारा दुश्मन है, दूसरे को भी हम अपना दुश्मन नहीं बना सकते। उन्होंने उस पर भरोसा किया। उन्होंने उसे संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता दिलाई। पर उस गद्दार ने तिब्बत को हड़पने के लिए भारत से दुश्मनी मोल ले ली। तिब्बत को हड़पा है उसने, तिब्बत को हड़पा है, तिब्बत की जनता के खिलाफ जाकर उसने तिब्बत को हड़पा है। और हमने दलाई लामा साहब को अपने देश में शरण दी, इसलिए उसने हम पर हमला किया। क्या आरोप लगाते हुए कि हमने उसके इंटरनल मैटर में दखल अंदाजी करी है और हमने पंचशील समझौते का उल्लंघन करा है। ये बातें लिख के आनी है। मैं किताब देख के तो नहीं बोल रहा हूं ना, मैं आपके सामने खड़ा हूं और बिना किताब देखे बोल रहा हूं। तो इसका मतलब कि मैंने किताब पढ़ा है और मैं भी आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि आप भी किताब पढ़ के जाएं पेपर में। क्योंकि अगर आप किताब पढ़ के नहीं जाएंगे तो आप उन महत्वपूर्ण पॉइंटों को नहीं लिख पाएंगे जिनसे आपके अंक बनने चाहिए। और सुन लो लिखने का तरीका, जाना 10 बार सुन लेना इसको कि किन शब्दों में मैंने बोला है। ये जो बोल रहा हूं ना, यही लिखने का तरीका है, यही लिखने का तरीका है। और अगर आप नहीं लिखते ऐसे तो मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं। आपके नंबर नहीं आएंगे, आपके नंबर नहीं आएंगे किसी के भी। इससे सरल भाषा नहीं हो सकती, इससे अच्छी हिंदी अगर आपको नहीं आती तो इसका मतलब आपने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। 12वीं तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है। समझ में आई बात? अब इसके बाद तिब्बत का बिंदु चीन के साथ हमारी दोस्ती खराब होने का सबसे बड़ा बिंदु है। हम चीन को एक स्वतंत्र, तिब्बत को हम एक स्वतंत्र राज्य मानते थे और हम अपने बीच में और चीन के बीच में एक बफर स्टेट मानते थे। हम अपने बीच में और चीन के बीच में उसे एक बफर स्टेट मानते थे और आज भी मानते हैं। हम तिब्बत को चीन का पार्ट नहीं मानते और न मानेंगे, ये बात जान लो आप। और आज भी भारत पंडित नेहरू की विदेश नीतियों को फॉलो करता है। कोई नई विदेश नीति नहीं बनी है आज तक, ये जाके पढ़ लेना। नहीं, जयशंकर साहब का इंटरव्यू आएगा 2-4 दिनों में लंदन टॉक पर, सुन लेना, वो खुद बता देंगे कि भारत की विदेश नीति क्या है। एक आजकल ऐड चल रहा है कि पापा ने, मोदी जी ने तो युद्ध रुकवा के बस निकाल दी। चल रहा है ना, देखा होगा अगर आप सबने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करा होगा। लड़की कहती है पापा मोदी जी ने युद्ध रुकवा के बस निकाल दी। पापा से पूछो कि पापा अपने देश में तो युद्ध रुकवा नहीं पाए, अब पापा ने कहां का युद्ध रुकवा दिया। देखो आप, अपने देश के संकट मोदी जी समाप्त नहीं कर पाते और यूक्रेन और रशिया का वॉर रुकवा दिया उन्होंने। वाह मोदी जी, वाह वाह मोदी जी, वाह। अब आप खुद सोचे, संभव है? संभव होता तो समाप्ति करा देते। अपने देश वालों को निकालने के टाइम आपने युद्ध रुकवा दिया, ये कहां से संभव है? और फिर विदेश मंत्रालय की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लो, वो बता देंगे हकीकत आपको, वो हकीकत बता देंगे आपको। ये फेक एडवर्टाइजमेंट है, इसे कहते हैं फेक एडवर्टाइजमेंट। और इस देश में फेक एडवर्टाइजमेंट कौन कर रहा है ये आप देखिए। अगर आपको शौचालयों की स्थिति देखनी है तो गांव में जाओ, देखो शौचालयों की स्थिति क्या होती है। बने हुए हैं, बस उसमें कंडियां रखी हुई हैं। कंडी जानते हो ना, उपले, उपले रखे जाते हैं लोग, उसमें खुद के उपले नहीं करने जाते, उसमें गाय के उपले रखे होते हैं। अब आप खुद सोच लो। नहीं आप कहेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो मेरा गांव है ओरीपुर, जो तहसील है कुंडा, तहसील कुंडा है, जिला प्रतापगढ़ है,
और वहां के विधायक हैं राजा भैया की पार्टी के, रघुराज प्रताप सिंह की पार्टी के, और सांसद है हमारे भारतीय जनता पार्टी के। आपको मैं वीडियोस मंगा दूंगा और आप देख लेना कि वहां के शौचालयों की स्थिति क्या है, वहां पर लोग आवारा पशुओं से कितना परेशान है, पता चल जाएगा आपको। वहां के विद्यालयों की स्थिति क्या है, वहां पर चिकित्सा की सुविधा क्या है, आपको खुद पता चल जाएगा। आपको वहां की सड़कों की स्थिति दिखा दूंगा। 1 साल पहले बनती हैं, 1 साल बाद सब बर्बाद हो जाती है, सब बर्बाद हो जाती हैं सिर्फ 1 साल में। कैसे भाई? ये तो मैं सोचते आपका घर 1 साल में टूट जाता है, पूरा रिपेयरिंग मांगने लगता है। यहां भारत में सड़कें 1 साल में ही रिपेयरिंग मांगने लगती हैं। और फिर मेरे कुछ मित्र कहेंगे कि 60 साल पीछे का भी तो देखो। अरे भाई, 60 साल पहले मैं नहीं था इस धरती पे, मैं अपने आने वाले 60 साल को देखूंगा ना। मैं बीते हुए 60 साल से क्या ले सकता हूं? सिर्फ एक्सपीरियंस ले सकता हूं। मैं सिर्फ एक्सपीरियंस ले सकता हूं, अनुभव ले सकता हूं, और वहां हुई गलतियों को आने वाले 60 सालों में ना होने दूं, इसका संकल्प ले सकता हूं। मैं 60 साल पीछे की घटी घटनाओं को देखते हुए आपको भी 60 साल बर्बाद होने के लिए दूं, तो फिर मेरे लोकतांत्रिक मतदान का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है, और मुझसे मूर्ख कोई नहीं है। फिर समझ लो आप, अगर 60 साल उन्होंने चोरी करी है तो इन्हें भी चोरी करने दूं मैं। ये कौन सा तर्क है भाई? ये कौन सा तर्क है? ये तर्क हजम होता है? आप मुझे बताओ कि 60 साल उन्होंने चोरी करी है तो 60 साल इन्हें भी चोरी करने दो। ये तर्क सही है? 60 साल पहले हम थे? नहीं भैया, हम तो अब है ना। हम आज की कंडीशन को देखेंगे ना, आज की कंडीशन को देखते हुए हम वोट डालेंगे ना, कि हम 60 साल पहले की कंडीशन को देखते हुए वोट डालेंगे? बताओ जतिन, आज की कंडीशन देखोगे ना कि 60 साल पहले की कंडीशन देखोगे? आपकी कंडीशन देखोगे ना, है ना? वो देखो ना आप 60 साल पुराने, 60 साल। अरे कांग्रेस ने चोरी करी है तो इसका मतलब आप भी चोरी करोगे, आप भी घूस लोगे, आप भी घूस ही लेने आए हो? आप अपना विकास करने आए हो कि देश का विकास करने आए हो? ये बताओ पहले तो मुझे, ये बताओ ना मुझे। आप कौन सा तर्क देते हो? इस देश के गृह मंत्री जी कहते हैं हमारे पास 6060 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स आए हैं, तो उनके पास भी तो गए हैं। अरे भाई, तुम्हारे और उनके में जमीन और आसमान का फर्क है। एक के पास 1400 करोड़ है और आपके पास 6060 करोड़ है। 6060 करोड़ और 1400 करोड़ में अंतर है कि नहीं है? बहुत ज्यादा। 5000 करोड़ का अंतर है, 5000 करोड़ का। अब इस देश की जनता को ये नहीं दिखाई पड़ता तो फिर क्या कहा जा सकता है? कुछ नहीं कहा जा सकता। समझ में आई बात? तो भारत और पाकिस्तान की विदेश नीति आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर भारत की परमाणु नीति आती है। भारत की परमाणु नीति, भारत की परमाणु नीति हमेशा यही मानती है कि हम कभी भी किसी पर इसका प्रहार नहीं करेंगे। ये हमारे सुरक्षा का हथियार है, ये शत्रुता निभाने का हथियार नहीं है। पंडित नेहरू ने इस पर काम करना प्रारंभ किया और भारत के सभी प्रधानमंत्रियों ने इस पर काम किया। सबसे पहला परीक्षण इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में होता है। कहां पर होता है? पोखरण में होता है। आज भी वही होता है हमारे, और उसे स्माइलिंग बुद्धा के कोड नेम से जाना जाता है। ये याद रखना आप लोग कि पहला परमाणु परीक्षण कहां हुआ है, किसके नेतृत्व में हुआ है और उसका कोड नेम क्या है, ये आपको याद रखना है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगर आप इनको याद नहीं रखते तो इसका मतलब आप नहीं पढ़ रहे हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे, कोई माइकल लाल आपका 1 नंबर भी नहीं काट पाएगा, 1 नंबर। और अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ के जाएंगे तो कोई माइकल लाल आपको 1 नंबर भी नहीं दिला पाएगा। ये भी मैं बता देता हूं। एनसीईआरटी ही आपके नंबरों का सोर्स है और आपकी सफलता का मार्ग है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते तो ना आपको सफलता मिलेगी और ना ही अंक मिलेंगे। साफ सीधी बात, नो बकवास। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।